नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमृता। तो चुनावी साल है और ऐसे में भर्तियों को लेकर एक बार फिर सियासत देखने को मिल रही है और सियासत इतनी है कि आज बात भर्ती पर, क्योंकि सियासत लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में। सरकारी भर्ती शुरू होने से एक तरफ जहां बेरोजगारों को उम्मीद बंधी है, वहीं दूसरी तरफ सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत के केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का वो अंतरिम आदेश, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण पर लगी रोक को हटा लिया गया है। रोक हटने से सरकारी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनावी वर्ष होने के कारण भूपेश सरकार इन भर्तियों का चुनावी फायदा लेना चाहती है। इस पर भाजपा ने सरकार को घेरा है। भर्तियों के आदेश को भाजपा महज चुनावी प्रक्रिया बता रही है और युवाओं के लिए तत्काल रोजगार की मांग कर रही है। क्या भूपेश सरकार का भर्ती अभियान चुनावी है? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। ये जो भर्तियां अभी कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, इसे तो अभी तक पूरा हो जाना था। सितंबर में जब हाई कोर्ट का निर्णय आया था, उसके बाद आज ये भर्तियां क्यों निकल रही हैं, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अगर कोई जिम्मेदार है तो भूपेश सरकार है, क्योंकि आरक्षण को जानबूझ के रद्द करवाया गया, जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में लेट से पिटीशन लगा, जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट से इन नौकरियों को निकाले जाने की परमिशन लेट मांगी गई और अभी भी कुछ महीनों में चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं कि भूपेश सरकार अगर युवाओं के प्रति सही नीयत रखती है तो इन सारी भर्तियों को कुछ ही दिनों के टारगेट लेकर के पूरा करके दिखाए, तब ये माना जाएगा कि वो युवाओं के हक में काम करना चाहते हैं। रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के रोजगार के अधिकार को आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेचने का काम किया। आज जब भूपेश सरकार में युवाओं के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं, लगातार भर्तियां चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। आरक्षण का जो अधिकार था, भाजपा के षड्यंत्र के कारण से ही बाधित था और जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर भर्ती करने का निर्णय लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पीड़ा हो रही है। जिस प्रकार से सीएसईबी में भर्ती की सूची जारी की गई है, लघु वनोपज संघ में भी भर्ती की सूची जारी हो चुकी है, पीएससी में इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, 12,489 पद पर शिक्षकों की भर्ती हो रही है। तमाम विभागों में लगातार भर्तियों के विज्ञापन निकल रहे हैं और आने वाले समय में 27 से 40 हजार पदों पर नियमित भर्ती होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुद्दाविहीन नेता युवाओं के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर भी बयानबाजी करके केवल राजनीति में बने रहना चाहते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। दोनों ही प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई, किस तरह से यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आके आमने सामने हैं और भर्तियां शुरू हो चुकी हैं, तो भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, ये जानने का आज हम प्रयास करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सौरभ साहू कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और निशिकांत पांडे बीजेपी से जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नाती टीवी में। सबसे पहले निशिकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि भाई नौकरियों की बहार कब आएगी, सवाल लगातार चल रहे थे ये, और अब जब भर्तियां शुरू हो गई हैं तो भी सवाल खड़े कर रही है। जी निशिकांत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, फिलहाल हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बता दें किस तरह से लगातार जो बयानबाजी है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां इसे चुनावी अभियान कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ ये कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा है कि जब से भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है तो दिक्कतें हो रही हैं बीजेपी को, क्योंकि जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिलने लगेगा और कहीं ना कहीं चुनाव में एक बार फिर उनकी जो जीत है वो पक्की हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये जो राजनीति हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद ये कहा गया कि जल्द से जल्द जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाए और ये अंतिम फैसला नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि जो बात सीएम भूपेश बघेल ने पहले कही थी, वो तो इंतजार कर रहे हैं फैसले का। जैसे ही फैसला आता है वो तुरंत विज्ञापन दे देंगे, जो भर्तियां हैं वो शुरू कर देंगे, और उसी तरह उन्होंने अपनी बात रखी और प्रक्रिया शुरू भी की गई। लेकिन अब इसे लेकर लगातार राजनीति देखने को मिल रही है और अब इसे लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने पलटवार किया, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि नौकरी की जो बहार है वो कब आएगी, लगातार इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जब भर्तियां शुरू हुई तो उस पर भी जो बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है, कांग्रेस ने इसे लेकर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह से आरक्षण विधेयक रुकवाने वाली भाजपा
बेचैन क्यों हो रही है। हालांकि जो आरक्षण का मुद्दा है वो राज्यपाल के पास अभी भी अटका हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद कहीं ना कहीं जो भर्तियां हैं वो शुरू हो जाएंगी, हो गई हैं। चलिए, तो इस वक्त हम रुक कर लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार की ओर जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, जिस तरह से इसे कहा जा रहा है चुनावी अभियान बीजेपी की ओर से, काफी कम समय का वक्त बचा हुआ है चुनाव के लिए, और ऐसे में आचार संहिता लगने के बाद तो वैसे भी जो भर्ती प्रक्रिया है वो रोक दी जाएंगी। क्या लगता है इतने कम समय में क्या कांग्रेस अपना जो टारगेट है वो पूरा कर पाएगी? क्या ये संभव है? निश्चित रूप से बेरोजगारी देश की एक बड़ी समस्या है। महंगाई के साथ बेरोजगारी मुद्दे को लेकर ही कांग्रेस देश भर में अपना अभियान चलाए हुए 2024 को लेकर लोकसभा चुनाव को ले ली। लेकिन 2023 में छत्तीसगढ़ में हम देखें तो बेरोजगारी दर की बातें लगातार आती रही है कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी। लेकिन जब विधानसभा में होता है तो विधानसभा की जानकारी देखें तो लगभग 19 लाख पंजीकृत बेरोजगार छत्तीसगढ़ में है, जो पंजीकृत है, जो जिनका जीवित पंजीयन है 3 साल बाद वो ऑटोमेटिक उनको समाप्त कर दिया जाता है। इसके साथ ही हम यदि बात करें तो विधानसभा की जानकारी की बात कर रहा हूँ कि 87,256 अनियमित कर्मचारी हैं और दैनिक वेतन भोगी हैं। इसके साथ ही 36,871 संविदा ये भी इंतजार कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए, पूर्णकालिक किया जाए, संविदा को परमानेंट किया जाए। इस प्रकार से ये भी इंतजार कर रहे हैं। अभी जो पद निकला है वो आप शुरू में ही जैसे आपने कहा है कि अंतिम आदेश के अध्याधीन है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी जो है अंतरिम आदेश है। जो अंतिम आदेश होगा उसमें क्या 50% से अधिक को 58% को स्वीकृति मिलता है कि नहीं मिलता, इस पर भी जो अभी नौकरी में जाएंगे उनको 3 साल के लिए जो उनके परीक्षा अवधि रहती है उस उदाहरण में एक महीने का वेतन देके उनको नौकरी से निकाला जा सकता है। ये भी नियम में उल्लेख अभी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी इसमें उल्लेख है। अंतिम आदेश अध्याधीन है ये नियुक्तियां जितनी होगी, ये एक बात है। दूसरी चीज ये है कि राजनीतिक रूप से हम देखें तो निश्चित रूप से जितने बेरोजगारों को यदि रोजगार देने में यदि कांग्रेस सरकार सफल होती है तो ये युवाओं का लिए एक बेहतर अवसर होगा और कांग्रेस को लाभ मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता भी 2,500 रुपए दे करके युवाओं को। बिल्कुल शर्मा जी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी है कांग्रेस के सामने की वाकई जो भर्ती प्रक्रिया शुरू तो कर दी गई हैं, लेकिन ये टारगेट जो है, जो मिशन है वो पूरा चुनाव से पहले हो पाएगा ये नहीं, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। चलिए रुक कर लेते हैं सौरभ जी का। सौरभ जी, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि आउटसोर्सिंग बंद कर दी गई थी कांग्रेस की तरफ से, जब कोई विकल्प नहीं तो फिर दूसरा कोई विकल्प ढूंढना था। ऐसे में नुकसान जो है वो युवाओं का हुआ है। जी जी बिल्कुल अमृता जी, आउटसोर्सिंग का तो जो बात है, आपने जो बात कही कि आउटसोर्सिंग बीजेपी के कार्यकाल में होती रही है और ये लोग परमानेंट एक रोजगार देने के तरफ कभी भी बीजेपी वाले ने कभी पहल नहीं किया है। और जब आज कांग्रेस की सरकार जिस उच्च न्यायालय के आदेश के कारण ये रुका हुआ था पिछले 1 साल से, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आया है उसके ऊपर, और उस पे अगर कांग्रेस की सरकार ने इतना त्वरित निर्णय लिया और तुरंत ही भर्ती की प्रक्रिया कम से कम चालू की, तो भाजपा के पेट में मुझे लगता नहीं कि दर्द होना चाहिए, क्योंकि चुनाव को अभी समय है, चुनाव जब होगा तब होगा, लेकिन प्रशासन को उसका कार्य करना जरूरी है। और प्रशासन निश्चित रूप से बेरोजगार युवाओं की तरफ ध्यान दे रही है। बेरोजगारी भत्ता का जिक्र आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने किया ही है, और बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ जैसे ही हमको वहां से ग्रीन सिग्नल मिला है तो बिल्कुल हमने उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए युवाओं के पक्ष में फैसला किया है। हम एक जनहित के कार्य की तरफ देख रहे हैं इसको कोई भी तरीके के पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक अंतरिम लेकिन सौरभ जी, कई ऐसे विभाग है जहां पर अभी भी पद रिक्त पड़े हैं, उस पर सरकार कब विचार करेगी, कब भर्तियां शुरू करेगी? बिल्कुल, अब जैसा कि आपने देखा है अमृता जी कि अभी ये भर्ती की प्रक्रिया तुरंत चालू हुई है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और 2 दिन के अंदर एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ये करीब 15 से 20 हजार पदों के लिए तुरंत भर्ती की प्रक्रिया एक चालू कर दी है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है मुझे लगता है, और 3-4 महीने का जो समय होता है बहुत होता है। और निश्चित ही भूपेश बघेल जी जो है हमारे मुख्यमंत्री, वो बहुत ही दूरदर्शी नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री है, और उस पर ये बिल्कुल खरे उतरेंगे और बेरोजगारों की जो समस्या है उसको दूर करेंगे, और युवाओं के साथ वो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार खड़ी है और हम बिल्कुल ये जो रोजगार देने में सफल होंगे। चलिए निशिकांत जी से रिएक्शन ले लेते हैं। निशिकांत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है।
निशिकांत जी, जिस तरह से लगातार जब भर्तियां नहीं हो पा रही थी तब बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि आखिर कब नौकरी की बहार आएगी, लेकिन अब जब भर्तियां शुरू हो रही हैं, शुरू हो चुकी हैं, तब भी बीजेपी सवाल उठा रही है। नहीं, सवाल नहीं उठा रही। ये हमारा जो वाजिब प्रश्न है कांग्रेस पार्टी से, हमारा प्रश्न ये है कि जब अब आचार संहिता के करीब पहुंचे, जब ये होना था, जब आपको सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने के लिए आपके पास अगर अच्छे वकील मिल गए थे, उससे उसी को हाई कोर्ट में खड़ा करके आपको उसको कर लिया था 58% को। आप उस समय भी अपनी अयोग्यता साबित करने की कोशिश किए, जिसके कारण प्रदेश की जनता, आज भी प्रदेश के युवा सफर कर रहे। लेकिन महत्वपूर्ण विषय क्या है, जो मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस पार्टी 5 लाख का होर्डिंग पोस्टर सरगुजा से लेकर बस्तर तक लगाती है और विधानसभा में 18,000 की स्वीकृति देती है, क्या वो कांग्रेस पार्टी इन 2 या 3 महीने में, 2 चीज और महत्वपूर्ण है, 2-3 महीने में दे देंगे कि नहीं देंगे तो वापिस है, लेकिन सीएमआई का आंकड़ा कहता है कि प्रदेश में एक भी बेरोजगार नहीं है। अब ये भर्ती निकाल रहे हैं, अगर बेरोजगार है नहीं तो भर्ती किसके लिए निकाल रहे हैं, और बेरोजगार है तो फिर इतने दिन तक सीएमआई के आंकड़े क्यों दिखा रहे थे हम लोग को। प्रदेश की जनता को भ्रामक की स्थिति में डाल के आज ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि चारों दिशा में, जैसे के शर्मा जी बात कर रहे थे, नियमितीकरण की बात कर रहे थे और तमाम शिक्षा कर्मियों को लेकर बात कर रहे थे, क्या वैसी स्थिति अभी प्रदेश में नहीं है? चारों तरफ आंदोलन नहीं चल रहे हैं, तो जितना आपने छल करना था आपने कर लिया। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से निवेदन करूंगा कि जितना शीघ्र हो सके आचार संहिता के पहले सारे नियुक्ति की जाए, सारे प्रक्रिया अच्छे से की जाए, क्योंकि आगे प्रक्रिया पे भी हमको शक है। आप कैसे घाल माल सौरभ जी, प्रूफ मांग रही है बीजेपी तो योजना के तहत किसी को रोजगार तो नहीं दे देंगे इसमें। सितंबर में जब निर्णय लिया गया था, फैसला आ गया था हाई कोर्ट का, उसके बाद निर्णय क्यों नहीं लिया गया कांग्रेस की तरफ से? हाई कोर्ट का फैसला तो हमारे पक्ष में आया नहीं था अमृता जी, इसीलिए जो प्रक्रिया है कि अगर उच्च न्यायालय में कोई एक डिसीजन होता है, कोई निर्णय होता है, तो उसके अगेंस्ट जो अपील की जाती है वो हायर कोर्ट में की जाती है, और हमने उसी प्रक्रिया को फॉलो किया और उसी प्रक्रिया के तहत हम उच्चतम न्यायालय तक गए, और वहां से हमारे ही प्रयासों का ये फल स्वरूप, ये जो बीजेपी इसको नहीं कर पाई, जो 2012 में इनको करके निकल जाना था, वो चीज ये नहीं कर पाए, आज हम उसको बहाल करके ले आए और उसके तहत भर्ती की प्रक्रिया भी चालू कर दी है। फिर भी इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये बहुत ही निराशाजनक बात है। और जो निशिकांत जी, बीजेपी को आखिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हालांकि बीजेपी कर सकती थी, लेकिन समय रहते बीजेपी ये नहीं कर पाई। कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के कारण ऐसी स्थिति बनी। एक चीज बताओ, 2012 से 2018 तक तो चला नहीं मामला, मिले ना आरक्षण के लाभ। आपने क्या किया? आपने क्या किया कि आपके अपने लोगों को कोर्ट में खड़ा करा दिया, उनको लाल बत्ती से सम्मानित किया, आरक्षण से विच्युत किया हमारे युवाओं को। उसके देखिए, मैं आपकी बीच में बोल रहा था क्या? ये तरीका नहीं है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 58% के हिसाब से दे रही थी, 2018 के बाद ऐसी क्या बात हुई कि 2 लोग कोर्ट भी पहुंच गए, रुकवाने के लिए उनको लाल बत्ती भी देना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी उनको दोनों को, केपी खांडे को, कुणाल शुक्ला को क्यों लाल बत्ती दी? ये बात ही प्रश्न आपसे जब पूछता हूं तो आप लोग भाग जाते हो, आपके पेट पे दर्द शुरू हो जाता है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि इन दोनों इन्होंने ही हाई कोर्ट में उस पे वो कराया। अब आप सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट में इतने लेट क्यों गए? आपको जब मालूम था तब क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? ये हमारी एक मतलब आपसे प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब कांग्रेस पार्टी। सौरभ जी, साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस ये सब कर रही है, सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। अमृता जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं। जो हम लोग हाई कोर्ट जो गए, वो तो हमारे जो 76% जो आरक्षण का जो हमने विधानसभा में पारित किया, सर्वसम्मति से पारित किया, बीजेपी के भी विधायकों ने उसे समर्थन दिया, और पीछे से ये राजभवन के माध्यम से उसमें राजनीति करने पे उतर आए, तो उसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पर हाई कोर्ट गए, और फिर जब हाई कोर्ट ने खारिज किया तब सुप्रीम कोर्ट गए। बिल्कुल भ्रमित करने वाली बात है कि हम उसके अगेंस्ट लड़ाई नहीं लड़े, हम इतने लंबे समय से लड़ाई लड़े, और आज लेकिन बीजेपी तो ये भी कह रही है, जब उनके कार्यकाल के दौरान 58% आरक्षण लाने का प्रयास किया गया था, उस वक्त कांग्रेस ने काफी इसका अपोज किया था।
था हमने, और हमने जो अपनी राजनीतिक लड़ाई है वो उसके ऊपर लड़ी। जब कानूनी लड़ाई लड़ने का समय आया तब कानूनी रूप से भी हमने वो लड़ाई लड़ी है, और उसका परिणाम आप सबके सामने है आज। अमिता जी 10 सेकेंड। जी मेरा सवाल सौरभ जी से है कि इन दोनों को लाल बत्ती से क्यों नवाजा गया जो हाई कोर्ट में इसको चुनौती दिए थे? इसका स्पष्ट जवाब दीजिएगा, दाएं बाएं मत भागिएगा। जी सौरभ जी। अब सौरभ जी को आवाज। जी सुन रहा हूँ पांडे जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, बताइए। निशिकांत जी अपनी बात एक बार फिर रखिए जी। जो आरक्षण के लिए कोर्ट में गए थे, चुनौती दिए थे जिनको, उनको लाल बत्ती क्यों दी है आपने? ये लाल बत्ती वाली जो गाड़ी की बात है, तो आजकल तो लाल बत्ती आपका जो केंद्र सरकार ने उसको तरह से प्रदेश के युवाओं के हित की बात है। प्रदेश के युवाओं को आपने सरकार में डाल दिया और हर क्या बात निकालने की मत कीजिए, ये गलत बात नहीं कि लाल बत्ती हमने दी है और वो लाल बत्ती में घूम रहे हैं। आजकल तो किसी भी वीआईपी गाड़ी में कोई बत्ती की जरूरत ही नहीं है, तो सरकार का पालन है। निशिकांत जी आरक्षण की बात हो रही है, जो लगातार कांग्रेस ही कहती आई कि हस्ताक्षर जो राज्यपाल नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। ऐसे में तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप तो बातचीत कर सकते थे, आपकी सरकार तो यहाँ से बातचीत कर सकती थी, आपकी पार्टी। देखिए अमृता जी, बड़ा संवेदना कोई से समाधान निकाल सकती थी, फिर भी नहीं निकाला। जी मैं अपनी बात रख रहा हूँ। राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने और हमारे शीर्ष नेताओं ने विधानसभा में इस बिल का समर्थन किया था, तो साथ में उसी दिन इनसे क्वांटिफाइबल डाटा का वो टेबल करने की बात की थी। आज तक क्वांटिफाइबल डाटा का टेबल नहीं किया गया। इनकी मंशा में चोर नहीं है। इनसे जब पूछा जा रहा है कि जिस पैरामीटर पे आपने ये पूरा बनाया, हम उसको जानना चाहते हैं। हमने तो समर्थन कर दिया, हमने 76% को समर्थन कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि मतलब हम भी राजभवन को मतलब इसमें घसीटते राजनीति में। राजभवन संवैधानिक संस्था है, उस पर आप ऐसे आरोप प्रत्यारोप ना करें, बल्कि क्वांटिफाइबल डाटा को टेबल करें। लेकिन निशिकांत जी, जो भी अच्छा काम सरकार करती है, आपको उस पर कहीं ना कहीं तो सहमत होना चाहिए। आखिर कितनी शिकायतें करते रहेंगे? कोई शिकायत नहीं है। क्वांटिफाइबल डाटा अगर भर्तियां शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं तो सहमत होना चाहिए इस पर कि सरकार ने कुछ ना कुछ अच्छा कदम उठाया युवाओं के लिए। सभा के पटल पे इसका समर्थन किया है, लेकिन हमने एक सवाल किया है कि जिस पैरामीटर पे आपने इसको गढ़ा है, उस पैरामीटर को आपको टेबल करने में क्या हो सकता है, जबकि हमारे नेता वहां के सदस्य हैं, उनका अधिकार है जानना। उस अधिकार से भी वंचित करने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या का एक तरीका है। जी अमिता जी। सौरभ जी क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं एकदम असहमत हूँ निशिकांत जी से कि वो क्वांटिफाइबल डाटा जो पब्लिक करने की बात है वो तो हमने किया ही है, जबकि इनकी केंद्र सरकार जो है वो जातिगत जो हुई है 2004 उसका डाटा आज तक पब्लिक नहीं कर पाई है। हमने कहते हैं कि आपने विधानसभा में समर्थन किया, लेकिन विधानसभा आज तक अप्रोच नहीं किया। केंद्र में आपकी सरकार है, आपने केंद्र में कभी, आपके यहाँ बड़े बड़े आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यहाँ से आते हैं, छत्तीसगढ़ के आते हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार के सामने कभी भी अपनी बात नहीं रखी। इसका मतलब वो राज्य के हित में सोचते ही नहीं है। अगर सोचते हैं तो करना नहीं चाहते। ये कथनी और करनी में अंतर है आप लोगों के। निशिकांत जी इस बात को मान लीजिए, अगर आप ये करना चाहते तो बिल्कुल केंद्र के समक्ष अपना रिप्रेजेंटेशन रखते। के शर्मा जी आपसे सवाल ले लेती हूँ। जिस तरह से अब भर्तियां तो शुरू हो चुकी हैं, के शर्मा जी क्या लगता है कि जो मिशन है ये पूरा कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, राजनीति में इच्छा शक्ति महत्वपूर्ण होता है, और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से इच्छा शक्ति दिखाई है पहले ही दिन मुख्य सचिव की बैठक लेकर, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर, ये कहाँ तक होगा? प्रक्रिया तो पूरा करना ही पड़ेगा। जिसको जितने दिन के लिए समय देना है, आवेदन के लिए समय देना है, परीक्षा कब होगी, भर्ती होगी, साक्षात्कार होगा, ये सब प्रक्रिया है। लेकिन मुझे ये कहना है बेरोजगारों के हित में कि राज्य सरकार के पास किस किस विभाग में कितने कितने पद रिक्त हैं, ये भी सामने आ जाए, ताकि अभी की सरकार और आने वाली सरकार को भी भर्तियों में एक स्पष्टता आ जाए कि कितने पदों पर नौकरी होना। जैसे अभी सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे थे 40,000 पदों पर नियुक्ति होगी, तो वास्तव में पद कितने हैं, किस विभाग में कितने हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है।
जैसे संविदा जो कंप्यूटर ऑपरेटर की ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो रही तकनीकी कारण से, लेकिन उनका कैडर नहीं बन पाया तो उनकी पदोन्नति नहीं हो पाती। इस प्रकार के तमाम प्रकार के जो समस्याएं हैं, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्कूल खोले जा रहे हैं, वहां शिक्षकों की व्यवस्था करना है, वहां किस ढंग से शिक्षक मिलेंगे, ये तमाम प्रकार के जो है सरकार अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा रही है। और जहां तक आरक्षण की जो बात आ रही है, ये भी कानूनी और राजनीतिक दोनों ही पहलू है। आप देखेंगे कि एक राज्य कर्नाटक, बिल्कुल निशिकांत जी, जिस तरह से लगातार ये कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि आउटसोर्सिंग के जरिए ये जो बीजेपी थी माध्यम से आउटसोर्सिंग जरिए बेचने का प्रयास किया है, जो रोजगार दिया करती थी युवाओं को, उसमें काफी ज्यादा पास जाता है, साइन कर देते हैं राज्यपाल जी, और छत्तीसगढ़ में अटका हुआ है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको लेकर के 3 राज्यों में 3 प्रकार की बात है। 50% की आरक्षण से अधिक देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट को ही फिर से निर्णय लेना है। मराठा आरक्षण को लेकर हो या इंदिरा साहनी मामले में हो, पहले ही ये डिसीजन आ चुका है। लेकिन केंद्र सरकार में आरक्षण प्रतिशत 59% होने के बाद अन्य राज्यों ने एक अपनी ओर से प्रयास किया है कि लोगों से अधिक आरक्षण का लाभ दिया जाए। इसको लेकर के जो मुझे केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इसमें किस प्रकार की नीति अपनाई जाए। जैसे कि 56% की बात है, 56% कर्नाटक में आरक्षण हो चुका है, उसमें राज्यपाल साइन कर देते हैं। झारखंड में 77% आरक्षण है, वो लौटा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण राज्यपाल के पास है। तो इससे लोगों में एक भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है, ये नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल के शर्मा जी, जो लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है, इन सभी को देखते हुए तो कहीं ना कहीं ये निर्मित नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा सवाल है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से एक तरफ बेरोजगारों की अब उम्मीद बंदी है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुकी है सरकार। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इस मिशन को कांग्रेस पूरा कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसे लेकर पूरी तरह से सियासत शुरू हो चुकी है। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट का वो अंतरिम फैसला नहीं, हालांकि ये कहना है सियासत के दौर से, और जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण पर रोक हटा ली गई और रोक हटने से सरकारी भर्तियां शुरू कर दी गई। चुनावी वर्ष होने के कारण भूपेश सरकार इन भर्तियों का चुनावी फायदा लेना चाहती है और कहीं ना कहीं इसी को लेकर राजनीति लगातार गर्मा रही है छत्तीसगढ़ में। अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस इस मिशन को अपना पूरा कर पाती है चुनाव से पहले या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और युवाओं को इसका पूरा फायदा मिल पाता है या फिर नहीं, कितना युवाओं को लुभा पाएगी चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार, ये भी देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।